एनडीए के पहले आई डाल दीजिए तो आई एन, और डी के बाद आई डाल दीजिए तो अगर आगे पीछे आई जोड़ने से भारत बन खड़ा होता है, भारत का एक नक्शा सामने आ जाता है, तो ये जोड़ना तो बिल्कुल मुनासिब है। आप तोड़ रहे हो, हम जोड़ रहे हैं। इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं इंक्लूसिव नेशनलिज्म की, समावेशी राष्ट्रवाद। भारत एक समावेशी राष्ट्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न जातियों के लोग, 4000 से ऊपर जातियां हैं हमारे यहाँ, कितनी हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको कटघरे में खड़ा किया है। कटघरे में लगातार ये खड़े होते जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस पूरी प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग करके मनमाने ढंग से ये काम करना चाहते हैं। ये नहीं बताया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या योजना है मणिपुर की स्थिति को शांत करने के लिए। सिर्फ भावनात्मक अपील की हिंसा हो रही है, सबको मिल के ठीक करना है, और उसके बाद करारा प्रहार कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की पूर्व सरकारों के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज के वर्तमान समय में एक है एनडीए और एक है INDIA इंडिया, जिसका वर्तमान समय में हर कोई नाम ले रहा है। हमारे साथ 3 गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, CPI के लोग, जिनका नाम है राम बाबू जी पहले, दूसरे हैं गजनफर नवाब जी और तीसरे हैं जितेंद्र जी। तो इनसे 2 टूक शब्दों में बात करेंगे इसके बारे में कि इंडिया और एनडीए की अभी वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राम बाबू जी, आपका स्वागत है। को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के पास आने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि अभी एनडीए की सरकार है और 2024 में उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कोई हिला नहीं सकता है, अभी भी उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन इंडिया 36 पार्टी का गठबंधन तैयार हुआ है, तो वो बहुत मजबूती से एनडीए को टक्कर देने के लिए बनी है, मतलब मजबूती से आगे आ रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या बयान है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गठबंधन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जी। ये गठबंधन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 9 वर्षों के नरेंद्र मोदी के राजपाट में भाजपा और आरएसएस ने जो एजेंडा चलाया है, उसमें इस देश को विभाजित करने, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, और तरह तरह के दंगे फैलाने का काम उन लोगों किया है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम इन्होंने किया है। कहीं से कोई विरोध में आवाज़ उठती है, उसको दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता रहा है, जेलों में बंद किया जाता रहा है, हत्याएं तक कराई जाती रही हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी निरस्त करने के लिए ये सरकार नए नए तरह के अध्यादेश लाती है, जैसे दिल्ली के मामले में इन्होंने लाया और अभी संसद में उसको पास कराया। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली की सरकार को उसने अधिकृत किया कि वो अपने अधिकारियों का तबादला, उनकी नियुक्ति, इसका नियंत्रण उनके हाथ में होगा। और वो तब हुआ जब MCD इलेक्शन में बुरी तरह हारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, और इधर इस बीच में कई जगह जो चुनाव हुए राज्यों में, खास करके कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा जी। तो इसलिए इस देश में अभी जो ये इंडिया गठबंधन बना है, ये 26 दलों का ये गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जिनके पार्टियों ने और इनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ दी। ये वो गठबंधन है। इसलिए ये हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं इंक्लूसिव नेशनलिज्म की, समावेशी राष्ट्रवाद। भारत एक समावेशी राष्ट्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न जातियों के लोग, 4000 से ऊपर जातियां हैं हमारे यहाँ, कितनी हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के खान पान हैं, रीति रिवाज हैं, वेशभूषा है, सबको मिला करके ये देश बना है। और इस देश का ये राष्ट्रवाद, जो गांधी जी के नेतृत्व में ये राष्ट्र तैयार हुआ आज़ादी की लड़ाई के दिनों में, वो आज खतरे में है। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के समय भी ये इस देश का बंटवारा चाहते थे।
चाहे वो हिंदू महासभा के लोग थे या मुस्लिम लीग के लोग थे, दोनों तरफ से। एक तरफ सावरकर जैसे लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और जिन्ना जैसे लोग इस्लाम के नाम पर एक हिस्से को अलग करके देश का बंटवारा चाहते थे। ये हिंदू राष्ट्र चाहते थे, वो इस्लामिक राष्ट्र चाहते थे। और इसलिए ये तब से, और ये ताजुब की बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 53 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में देश का तिरंगा नहीं फहराया गया। जब मेरी जहाँ तक जानकारी है कि पहली बार आरएसएस ने अभी फेसबुक पर अपना तिरंगा झंडा लगाया इस साल, पहली बार। वो तो लगाया ही, जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद से इन्होंने नागपुर में तिरंगा फहराना शुरू किया। तो इसलिए ये जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व वर्चस्व वाले राष्ट्र की बात करते हैं जो देश को खंडित करता है, विभाजित करता है, जिसमें विविधता की गुंजाइश नहीं है और जो यहाँ पर मनुवादी ब्राह्मणवादी संस्कार चला रहा है, जातियों के बीच में भेदभाव है, उसको बढ़ा करके और समाज में जो श्रेणियाँ बनी हुई हैं उसको फिर से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को और पुख्ता करना चाहते हैं और इसलिए देश में विभाजन की राजनीति करते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद जो है सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है जो देश को बांटने का काम करता है, देश को के संविधान को, देश के लोकतंत्र को मिटाने का काम करता है। क्योंकि अभी तो 2 आदमी का राज ही चल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी ने जो भाषण किया, जवाब दिया, जब विपक्ष के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग वॉकआउट कर गए, जब वो चिल्लाते रहे कि मणिपुर पर बोलिए, मणिपुर पर बोलिए, नहीं बोल रहे थे। जब लोग अंततोगत और तरह तरह के झूठे मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, लोगों को नागवार गुजरा कि साहब असली बात पर, मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर यह अविश्वास प्रस्ताव है उस पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तब लोगों ने वॉकआउट किया। और जैसे ही वॉकआउट किया तो इनकी सरस्वती जग गई और तब इन्होंने बोलना शुरू किया मणिपुर के बारे में मनगढ़ंत बातें, और ये नहीं बताया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या योजना है मणिपुर की स्थिति को शांत करने के लिए। सिर्फ भावनात्मक अपील की हिंसा हो रही है, सबको मिल के ठीक करना है। और उसके बाद करारा प्रहार कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की पूर्व सरकारों के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने करारा प्रहार किया। मणिपुर के संदर्भ में, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, उस प्रहार में उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इनके सांसद, भक्त सांसद जो बैठे हुए थे, ये मोदी भक्तों की जो टोली थी, तो इधर से मोदी बोलते थे ये किसने किया, तो उधर से आवाज़ आती थी कांग्रेस ने। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। किसकी सरकार थी? मतलब पूरे ड्रामेबाजी के साथ कोई चुनावी रैली में लोगों से उधर से हुकारी परवाना, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, कि हुकारी परवा रहे थे और नारेबाजी, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और उधर से नारेबाजी हो रही है। तो इस तरह से इस देश के संसदीय जीवन की मर्यादा को, संसदीय व्यवस्था की मर्यादा का भी उल्लंघन है। देखिए लेटेस्ट क्या होने जा रहा है, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला आया और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में घपलेबाजी के मामले सामने आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नई टीम बनेगी, नई कमेटी बनेगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन के, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के लीडर होंगे, अपोजिशन अगर पूरी संख्या वाला नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसके जो नेता होंगे वो होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल होंगे। और ये तीनों की कमेटी मिलकर चुनाव आयुक्त का और मुख्य चुनाव आयुक्त का ये उनका चयन करेगी, उनकी नियुक्ति उसके आधार पर होगी। अब इन्होंने आज बिल लाया राज्यसभा में कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस टीम से अलग कर दिया जाए। तो जब जुडिशियरी को ये अलग करना चाहते हैं, यानी 2024 के चुनाव में अपने मन माफिक चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का गठन करके
और चुनावी हेरा फेरी की तरफ ये पूरी तरह से जाने को तैयार हैं। और इस तरह से और अभी कई ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको कटघरे में खड़ा किया है, कटघरे में लगातार ये खड़े होते जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस पूरी प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग करके मनमाने ढंग से ये काम करना चाहते हैं। इसलिए जो देशभक्त शक्तियां हैं, जिन लोगों ने, जिन दलों ने, जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इस समावेशी राष्ट्रवाद का निर्माण किया, वो लोग इकट्ठे होकर इनकी मुखालफत के लिए तैयार। इंडिया गठबंधन में वैसी पार्टियां हैं जो सही अर्थों में देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद करके 2024 में इनको शिकस्त देना चाहती हैं। ऐसी पार्टियां हैं, ये इसका महत्व है। जी, अगला सवाल मेरा गजनफर नवाब जी से है। सर, ललन सिंह जी जदयू के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जब एनडीए में हम शरीक थे तो कभी भी एनडीए की बैठक नहीं की गई, लेकिन इंडिया पार्टी जब से बनी है तो एनडीए की बैठक उसी दिन रखी गई जब बेंगलोर में वहाँ पे दूसरा कन्वेंशन रखा गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बात कही जा रही है। ये मोदी जी वही काम करते हैं जिससे देश की आम जनता को किस तरह से मूर्ख और बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एक वो बैठक के आज अकेले पड़ गए हैं पूरे देश में, तो ये दिखाने के लिए किया गया है कि नहीं, हमारे साथ भी कुछ दल हैं, राजनीतिक दल, जो हम ताकतवर हो सकते हैं और चुनाव में जीत सकते हैं। मगर इनको तमाम चुनावों में 37% के आसपास ही वोट आते हैं और 63% वोट जो है ये दूसरे बहुमत का वोट तमाम राजनीतिक दलों को आता है, जो वोट बिखरा रहता है। इस बिखराव को रोकने के लिए ही नीतीश जी ने प्रयास से और दूसरे वामपंथी दलों के सहयोग से एक इंडिया नाम की गठन महागठबंधन का ये आया है, स्वरूप आया। इस स्वरूप से मोदी जी को ये लगता है कि अगर वोट दो सीधे टकराव में रहेंगे तो हमको तो वही 35-37 या उससे कम % का वोट आवेगा और बहुमत वोट इंडिया के गठबंधन के पक्ष में चला जाएगा। इसलिए वो बौखलाहट, खिसियाहट या और भी जितनी बात आप कह सकते हैं, वो इसका एक कारण है और इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी एनडीए की बैठक की है, ये बताने के लिए और दिखाने के लिए। मगर इस बार ऐसा लगता है कि 2024 के जो संसदीय चुनाव होंगे, ये मोदी जी और भाजपा के लिए आखिरी सिरदर्द है और इसमें इनको परास्त होना निश्चित है। इसके बाद ये सरकार में नहीं रहेंगे। इसी तरह की सांप्रदायिक और उन्माद की बात कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, नफ़रत और घृणा को बढ़ा रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर ये चाहते हैं कि हिंदू की संख्या यहाँ बहुसंख्यक हैं, तो इनको मेजॉरिटी को हम कैसे अपने पक्ष में ले आएँ और उसी के लिए यूसीसी और दूसरी चीज़ें ये कर रहे हैं। मगर इस बार कुछ भी प्रयास करें, जनता की लहर इनके ख़िलाफ़ है, मतदाता इनके ख़िलाफ़ हैं और निश्चित तौर से 2024 में मोदी जी और एनडीए परास्त होंगे और देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को और देश की न्यायिक प्रक्रिया को बचाना हम तमाम वोटरों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। न तो ये फिर भारत, ना अखंड भारत होगा और ना हमारे देश के बहुसंख्यक और
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो भावना और सोच की देश को बनाने का काम है वो नहीं होगा। इसलिए 2024 का चुनाव मोदी जी को आम जनता निश्चित तौर से परास्त करेगी और यही देश की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के लिए एक विकल्प बचता है। पार्टियां जो INDIA इंडिया है उसमें सबसे बड़ा नाम आप किसको देखते हैं एज अ प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री तो जब सरकार माने जो बहुमत में किसका आएगी नाम मतलब आपके तय हिसाब से होगा। जिस पे सब लोग का गठबंधन में सब लोग समझौता से समझौता से वो स्वीकार राहुल गांधी भी हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन? राहुल गांधी भी हो सकते हैं। हाँ। इस हिसाब से अब क्या दिक्कत है, राहुल गांधी ही हो जाएंगे तो हाँ। पढ़े लिखे हैं कम से कम। मतलब आपकी राय नहीं, मतलब किसका नाम आना चाहिए? आपकी राय नहीं मान रहे, मतलब आपके हिसाब से किसका राय है? किसका नाम मानना चाहिए वो तो 36 पार्टियां तय करेंगे। जी। जैसे पहले भी गठबंधन बनते रहा है तो गठबंधन तय किया है, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गए हैं, कभी गुजराल आ गए हैं, हाँ। कांग्रेस भी आई है। हाँ। लेकिन वो राहुल गांधी का भी नाम हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये जो मोदी बीच में नीतीश जी का भी नाम उड़ा था। में भी क्या नहीं हो सकता है, कोई हो सकता है। में भी नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते हैं? कोई भी गठबंधन में हो सकता है जो योग्यता रखता है। ये भी तो सेंट्रल मिनिस्ट्री रहे हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति में, तो इनके पास भी एबिलिटी है। वो तो तय हमारा जब वो इंडिया जो गठबंधन है, सबसे बड़ी बात है कि अभी देश में जो ये नफरती माहौल पैदा कर रहे हैं, नफरती माहौल पैदा कर कर ये आना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे अन्य नेताओं ने आपको बताया, ये इंडिया का जब से गठन हुआ उसके पहले इंडिया का कभी बैठक नहीं हुआ था। यानी इनके अंदर कहीं ना कहीं से भय है और देश में ये सांप्रदायिक उन्माद पैदा करेंगे, देश में नफरती माहौल पैदा करेंगे। देश में जैसा हमारे ये आपको बताया राम बाबू ने, मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और इसका मुख्यमंत्री क्या बोलता है जब वीडियो 100 वीडियो आया, 100 वीडियो आ रहा है तो शर्म नहीं आती है आपको? 100 वीडियो और आया और मुख्यमंत्री होकर बोल रहे स्मृति ईरानी अजीब तरह का भाषण देती हैं। इनको राहुल गांधी का फ्लाइंग किस नज़र आता है? तो जनता का दिमाग को डाइवर्ट करना है तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस नज़र आएगा इनको? जैसा कि बताया, यानी देश इनको भय है। इंडिया जो गठबंधन है इससे NDA को, मोदी को बहुत ज़्यादा भय है, इसलिए वो बेचैनी में है और अपना जो भी हथकंडा होता है नफरती माहौल फैलाने का वो फैलाकर वो आना चाहते हैं। लेकिन इस बार इंडिया भी तैयार है और इनको शिकस्त देगा। जैसा आपको बताया, अकेले वो जब लड़ते हैं, हमारी इधर जो पार्टियां हैं जो इंडिया में है, अलग अलग चुनाव लड़ती थी, इनका वोट का परसेंटेज 67% रहता था। जब एक साथ हो जाएंगे तो उनका तो 32-34 जो भी है वही रहेगा, घट भी सकता है। उनके यहाँ से भी इधर उधर लोग हुए हैं, छोड़ के आए हैं। इसलिए देश का संविधान की रक्षा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडिया बना है और ये हमारा कर्तव्य है। और इस बार इंडिया के नाम पे भी विवाद हुआ था। इंडिया के नाम पे विवाद होगा। अब इनको इंडिया नाम से नफरत क्यों है? इंडिया तो बहुत पुराना नाम है भारत का। नहीं बोले कि पार्टी का नाम क्यों इंडिया के नाम पे, इंडिया पार्टी के कुछ नाम भी रख सकते हैं। इंडिया अगर हम रख रहे हैं, हम तिरंगा नाम रख रहे हैं, तिरंगा गुटखा बनेगा, उस पर इनको नहीं एतराज़ है, वो अपमान नहीं है। ये तिरंगा के नीचे RSS वाले तिरंगा को रौंदेंगे, वो अपमान नहीं उनको नजर आता है। लेकिन इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, इनको आश्चर्य नजर आता है, इस पर इनको आपत्ति होती है। ऐसा इन पर इनको आपत्ति है। सर आपसे एक सवाल है कि ये पार्टी जो बनी INDIA ये, इस पर अब सहमति बनी, लेकिन पहला मीटिंग आप देखा होगा पटना में हुआ था नीतीश कुमार के बुलावे पर। तो उसमें भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने जो वो जम्मू कश्मीर के समझौते पर वो जब हुआ तो धारा लगी थी, तो उसमें वहाँ पर बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी उस पर वोट नहीं दिया था। और एक विषय विधेयक पर कांग्रेस ने भी जो दिल्ली विधेयक है उस पर कांग्रेस ने वोट नहीं दिया था, तो उस पर वहाँ पर समझौता नहीं बन पाया था। तो इस तरह से वहाँ पर दो पार्टियों का, एक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का और एक आम आदमी के मुद्दे पर कांग्रेस का, तो इस तरह से समझौता नहीं बन पाया था। तो इस तरह से कुछ कुछ मुद्दे पर हमेशा कानाकानी हो जाती थी। तो इस तरह की मतभेद आने पर आगे भी कोई मतभेद हो जाए ना हो जाए, इसलिए क्या गठबंधन आपको लगता है कि ऐसे गठबंधन अगर बन के सरकार बन भी जाती है तो 5 साल चल पाएगी? आपको क्या लगता है इस तरह के मुद्दों? देखिए, इंडिया एक गठबंधन है। हाँ एक पार्टी नहीं है जी। हाँ। और पार्टी और गठबंधन में यही अंतर होता है कि पार्टियों के विचार अलग अलग विषयों पर कभी कभी टकरा भी सकते हैं जी। लेकिन
जब बड़े सवाल को लेकर के ये इकट्ठे होते हैं, एक गठबंधन बनता है, तो उन मतभेदों को किनारे किया जाता है। लेकिन हर बार कौन किनारे करेगा? नहीं, हर बार मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कश्मीर का सवाल है, ठीक है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हटाया गया, जी सर, तो उस समय में अरविंद केजरीवाल की सरकार समझौता नहीं किया। उन लोगों को वो समझते थे कि ये ठीक हो रहा है, उन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया है, हाँ। ठीक है। लेकिन आज स्थिति यह है कि अब तो महबूबा मुफ्ती भी और फारूक अब्दुल्ला भी और अरविंद केजरीवाल भी सब एक जगह खड़े हैं। दिल्ली के अध्यादेश के सवाल पर जो सरकार ने अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, तो उसके अध्यादेश के को जब बिल के रूप में संसद में लाया गया, तो मांग थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, कि कांग्रेस पहले वचन दे कि वो राज्यसभा में हमारा समर्थन करेगी, तब हम इस गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा कि अभी उसका वक्त ही नहीं आया है, ऐन वक्त पर फैसला होगा। और ऐन वक्त जब आया तो कांग्रेस ने उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाए जाने का जोरदार ढंग से संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर विरोध किया। बावजूद उसके वो हार गया, जो विरोध था, विरोध पक्ष उसके बाद भी हार गया, क्योंकि इस बीच में नरेंद्र मोदी ने कुछ दूसरे लोगों को राज्यसभा में मैनेज कर लिया। आंध्र के मुख्यमंत्री वाईसीआर कांग्रेस के और नवीन पटनायक को, ये अलग पोजीशन लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुख्तलिफ सवालों पर ये अगर सरकार के पक्ष में किसी बिंदु पर चले गए तो सब दिन के लिए उनके साथ हो गए, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर भी बिखराव होगा, एनडीए टूटेगा और इंडिया गठबंधन में और भी लोग शामिल होंगे और मोदी को चुनौती देंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी के लिए न्यूट्रल रहते हैं, जैसे नवीन पटनायक जैसे लोग। अब बिल्कुल, अभी एक सवाल पे उन्होंने मदद की, हो सकता है चुनाव के बाद परिस्थिति बदल जाए, वो दूसरा पोजीशन लेंगे। देश हित में पोजीशन लेने के लिए अनेक पार्टियां समुचित समय पर आकर के इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होंगी। सर, अगला सवाल आपसे है कि नरेंद्र मोदी ने बोला कि इंडिया जो पार्टी बनी है वो अस्तित्व में रहने के लिए उनके INDIA में दो आई लगी है, जो वो अहंकार उस दर्शाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कि इंडिया कोई पार्टी नहीं, गठबंधन है। हाँ। और ये गठबंधन आपसी समझ, विश्वास, भरोसे और बड़े जो दुश्मन हैं, देश को अहित करने वाले, देश के अखंडता और देश की जो साझी संस्कृति है उसको बर्बाद करने वाले, और उतने ही नहीं है, देश की आर्थिक संकट भी जिस नीति पर चल रहे हैं उससे वो बढ़ेगी, और इसके खिलाफ इंडिया का गठबंधन खड़ा हुआ है, बना है, और वो उसी उद्देश्य के लिए बना है। सिर्फ एक बड़ा उद्देश्य यही है कि ऐसी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार को कैसे परास्त किया जाए और ये आगे हमारे देश की अखंडता, देश की राष्ट्रीयता, देश की लोकतंत्र को बचा करके रखे, एक उद्देश्य है। एक बड़े उद्देश्य में एक छोटे परिवार में भी, छोटा से छोटा परिवार में भी मतों की भिन्नता होती रहती है और आपसी सुलझ समझ बनती है और वो फिर आगे मजबूती की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए एनडीए का ये कहना कि इस गठबंधन टिकाऊ नहीं होगा, इंडिया गठबंधन, ये बात एकदम गलत है और वो निराशा और के फेर में पड़ गए हैं और वो चाहते हैं कि इस गठबंधन को किसी तरह से तोड़ा जाए और तोड़ करके उनको लाया जाए। ठीक है,
आज बीजू पटनायक ने और दूसरे आंध्रा की पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, मगर कल आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे इंडिया गठबंधन में शामिल हों और एक बड़ी ताकत के रूप में ये आने वाले चुनाव को देश के हित में लड़ा जाएगा और इसमें भाजपा को परास्त करने का लक्ष्य निर्धारित होगा। अभी जो आपका ये प्रश्न है, मूल प्रश्न जो है, उसका जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि इंडिया, उनके कहने का जो मतलब है उसको समझिए, उसके ग्रामर को समझिए। इंडिया नाम पर टिप्पणी करते हुए कल संसद के भीतर भी उन्होंने कहा कि ये तो विपक्ष के लोगों ने एनडीए को ही चुराया है, उसमें एक आई पहले लगाया है और एक आई बाद में लगाया है, और इसलिए 2 आई का मतलब हुआ कि अहंकार ही अहंकार भरा हुआ है। यही उनका मतलब था। जी। तो प्रश्न ये है कि ये अब उनको है कि एनडीए, जैसे एनडीए के पहले आई डाल दीजिए तो आई एन, और डी के बाद आई डाल दीजिए तो अगर आगे पीछे आई जोड़ने से भारत बन खड़ा होता है, भारत का एक नक्शा सामने आ जाता है, तो ये जोड़ना तो बिल्कुल मुनासिब है। आप तोड़ रहे हो, हम जोड़ रहे हैं। हम शुरू में भी इंडिया आई मतलब इंडिया शुरू में, और बाद में जो आई जोड़ते हैं उसका मतलब इंक्लूसिव। काफ़ी अच्छा बताया आपने। तो यही है। जितेंद्र जी, आपसे सवाल है कि आपको नहीं लगता कि ये जो जिस तरह पार्लियामेंट में बात चल रही है, इसमें जो मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, जो त्रासदी आई हिमाचल में, ये सब छुप जा रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता है क्या? वो तो जानबूझकर ये करते ही हैं कि जो मूल समस्या है जनता की जो मूल समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान भटका देना है। जैसे आपने बोला गैस सिलेंडर का दाम जब 400 हो जाता था, तो अभी जो इनके मंत्री हैं उस समय नागिन डांस किया करती थी 400 होने पे, और आज 1200 1250 हो गया है, तब भी इनको कुछ नहीं। मणिपुर के सवाल पर जैसा कि बताया आपको, मुंह में टेप साटे रहेंगे। मूलभूत समस्या से जनता का दिमाग इनको भटकाना ही है, इसलिए पार्लियामेंट में बकवास करेंगे, फालतू बहस करेंगे, विपक्ष के रहते ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, और विपक्ष जब बाइकआउट कर जाएगा तो सीना ठोक के जवाब देंगे। जैसा कि हमारे पहले बताया, जैसे वो मदारी वाला करता है जमुरा से, या जो जनता है उसको से बुलवाता है और जनता बोलती है, वही काम कर रहे हैं। ये तो जनता को दिग्भ्रमित कर दे ही रहे हैं जानबूझ के। लेकिन अब अंधभक्तों की संख्या में कमी आई है, जनता दिग्भ्रमित अब कम हो रही है। अब कुछ ही लोग हैं जो एकदम अंधभक्त हैं, बिल्कुल वही इनके साथ हैं, लेकिन अब बहुत सारी जनता बेरोज़गार समझने लगे हैं। अब बेरोज़गार से आप पकौड़ा तलवाइएगा, अग्निवीर करिएगा जो उसका 3 साल ट्रेनिंग ही है, तो अब नौजवान भी इनके खिलाफ धीरे धीरे होने लगे हैं, चूँकि सरकार नौजवान ही बनाता है। इनको लाने में छात्र नौजवानों की अहम भूमिका रही है, और इस बार मोस्टली छात्र नौजवान इनकी जो हरकत है, इनके जो कारनामे हैं वो समझ गए हैं, और इसलिए वो इस बार एनडीए को यहाँ से अपदस्थ करेंगे। हमारी जो इंडिया का गठबंधन है वो देश की एकता और अखंडता, चूँकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। और इंडिया में तमाम वैसी पार्टी हैं जो देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहती है, देश की संविधान को अक्षुण्ण रखना चाहती है। यह आखिरी सवाल सर आपसे है कि अमित शाह ने आज 2-3 घंटे पहले बोला है पार्लियामेंट में कि गुलामी के हर चिन्हों को मिटा देंगे, और जो 3 विधायक आज विधेयक उन्होंने लाया है उसको ख़त्म कर मतलब लागू करने जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या, कोई 3 विधेयक 1960 1972 के विधेयक को ला रहे हैं? देखिए, ये भी उनकी एक जुमलेबाजी है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ, वो भारत की जनता के आज़ादी का जो संघर्ष था उसकी वो चरम अवस्था थी, जब अंग्रेज़ों को खदेड़ने के मंसूबे के साथ उसमें लोगों ने, लाखों लोग जेल के अंदर बंद हुए, हज़ारों की संख्या में मौत के घाट उतारे गए, और बड़े पैमाने पर वो आंदोलन देश भर में फैला। तो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की जनता का मुक्ति संग्राम था, उसके नारे को लेकर के, और ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, ये सब किस्म की जो नारेबाजी है, ये जुमलेबाजी है इनकी।
और इस जुमलेबाजी के सहारे ये उस भारत छोड़ो आंदोलन का उपहास कर रहे हैं और इनसे इससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ों की आज़ादी की लड़ाई के दिनों में न सिर्फ अंग्रेज़ों का साथ दिया बल्कि इनके अनेक लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली भी की, उनके एजेंट का काम किया, मुखबिर का काम किया। इसलिए इन लोगों से यही अपेक्षा की जाती है और इसलिए ये गुलामी की जंजीरों को, ये गुलामी का साथ देने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो ये इंडिया गठबंधन बना है, ये गुलाम मानसिकता वाले लोगों को और देश को गुलाम बनाए रखने की साजिश करने वाले लोग और अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले लोगों से मुक्त करने का काम ये इंडिया गठबंधन के लोग आगामी चुनाव में करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, राम बाबू सर, गंजाफरा नवाब सर और जितेंद्र सर से आज बहुत अच्छी बात हुई, दो टूक बात इन्होंने कही। तो इस तरह के अपडेट से बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। आपने हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।